हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना नेट जेआरएफ मिशन नेट जेआरएफ जून 2021 हम अपना पेपर 2 पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट, शिक्षा शास्त्र विषय। और ये हमारा अब यूनिट 2 स्टार्ट हो चुका है। ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 का पार्ट ए हम फिनिश कर चुके हैं, जिसमें आपका इंडियन फिलॉसफी था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट बी, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना वेस्टर्न फिलॉसफीज को। ये है क्लास नंबर 16। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें अदर स्टूडेंट्स को जिसे इसकी ज़रूरत हो। अगर आप मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8299440121 पे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट ए यूनिट 1 का हम फिनिश कर चुके हैं अपनी इंडियन फिलॉसफी को। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस में जाके वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट बी, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना वेस्टर्न फिलॉसफी। फिलॉसफी दर्शन को तो आप समझ चुके हैं कि दर्शन क्या है। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी, यानी कि जो पाश्चात्य देशों के दार्शनिक थे उनके विचार क्या थे, हम उन्हें पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में सबसे पहले है आइडियलिज्म, जिसे आदर्शवाद भी कहते हैं। ठीक है, आदर्शवाद। आइडियलिज्म एक एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी है, यानी कि प्राचीन पश्चिमी दर्शन है। ठीक है, पाश्चात्य दर्शनों का जहां जन्म हुआ वो स्टार्ट होता है आपका ग्रीस से। ग्रीस वो प्लेस है, ग्रीस वो जगह है जहां पे सबसे पहले पाश्चात्य दर्शन का जन्म हुआ, पाश्चात्य दर्शन स्टार्ट हुए। ठीक है, ओरिजिन हुआ इनका ग्रीस से। दूसरा थैलस, इन पर्सन का नाम आपने सुना होगा। ये भी ग्रीस के थे और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बताया यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ है उसके बारे में अगर पश्चिमी देशों में किसी ने बात सबसे पहले करी तो वो थे आपके थैलस। ठीक है, अब आपका जो आइडियलिज्म है ये दो शब्दों से मिलके बना है, आइडिया प्लस इज्म। आइडियाइज्म आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का मतलब होता है थ्योरी या सिद्धांत जिसे कहते हैं। तो जिसमें हम विचारों को इम्पोर्टेंस देते हैं वही है आपका आइडियलिज्म। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, आइडिया और इज्म, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बेहतर ढंग से की जा सके इसलिए इसमें एल को इंक्लूड कर लिया गया और ये बन गया आइडियलिज्म। ओके, अब आइडियलिज्म का उद्भव यानी कि जन्म कैसे हुआ, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये प्लेटो थे
प्लेटो का नाम आपने सुना होगा, उनकी थ्योरी ऑफ आइडियाज से, थ्योरी ऑफ आइडियाज से यानी कि विचार के सिद्धांत से, प्लेटो के विचार के सिद्धांत से ही आइडियलिज्म का जन्म हुआ, ऐसा लोगों का मानना है। अब आइडियलिज्म कहता है कि इस संसार में जितनी भी चीज हैं, एवरीथिंग, इस संसार की सभी चीजों का निर्माण, ठीक है, कैसे हुआ है? आइडिया से, यानी कि विचार से, और कॉन्शियसनेस से, यानी कि चेतना से। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आइडियलिज्म की मेटाफिजिक्स, यानी कि तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स, आइडियलिज्म की तत्व मीमांसा। आइडियलिज्म कहता है कि ये पूरा संसार, जैसे मैंने बताया कि आइडिया विचार और चेतना की अभिव्यक्ति है, यानी कि आइडिया और कॉन्शियसनेस से ये पूरा संसार बना है। जैसे कि ये कहते हैं कि कैंडल है ना, ये अगर हम सांख्य पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे ये प्रकृति और पुरुष से बना है। ये कैंडल का जो ये पार्ट है वो पुरुष है, ये पार्ट है प्रकृति है। अगर हम वेदांता पढ़ेंगे तो वेदांत के अद्वैत वेदांता के अकॉर्डिंग ये पूरी कैंडल ब्रह्म द्वारा निर्मित है, ब्रह्म है पूरी। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग फिलॉसफीज अलग अलग चीजें बताएंगी, लेकिन आपका जो आइडियलिज्म है वो कहता है कि ये जो कैंडल है, यानी कि ये जो मोमबत्ती है, पूरी की पूरी आइडिया से निर्मित है, यानी कि विचार से बनी है। अगर विचार ना हो तो किसी भी चीज का निर्माण यानी कि क्रिएशन नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं सेल्फ को और सेल्फ की विल पावर को, यानी कि स्व को ये इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो स्व की इच्छा शक्ति है उससे इंपॉर्टेंस देते हैं। इनका मानना है कि ये जो पूरा संसार है वो सिर्फ और सिर्फ आइडिया से बना है, आइडिया की ही अभिव्यक्ति है, और अल्टीमेट रियलिटी यानी कि जो अंतिम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी है, वो इन्होंने बताया कि वो गॉड है और सोल है। ठीक है, ईश्वर और आत्मा ही अंतिम सत्य है। ईश्वर और आत्मा को इन्होंने अंतिम सत्य बताया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तत्व मीमांसा कि किससे ये आइडियलिज्म में क्या कहता है, किससे क्या तत्व है, किससे ये पूरा संसार बना है। ठीक है, तो आइडिया और कॉन्शियसनेस यानी कि विचार और चेतना की अभिव्यक्ति है ये पूरा संसार। अब हम पढ़ते हैं इसका एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा। अब आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस संसार के बारे में, इसके बारे में आइडियलिज्म क्या कहता है। आइडियलिज्म कहता है कि हम जो भी जानते हैं, हमें जब भी किसी चीज की ज्ञान प्राप्त होती है ना, तो वो हमारी इंटेलिजेंस से, यानी कि हमारी अपनी बुद्धि से, हमको अपना अगर सत्य सही ज्ञान वैलिड ट्रुथ प्राप्त होता है, सही ज्ञान जो होता है वो होता है प्राप्त हमें हमारी बुद्धि से यानी इंटेलिजेंस से, इसलिए ये कहते हैं इसे रैशनलिज्म। आइडियलिज्म को कहीं कहीं रैशनलिज्म भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। आइडियलिज्म को
रैशनलिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से, इसलिए इसे कहते हैं बुद्धिवाद, रैशनलिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये कहते हैं कि हम कुछ जानने के लिए इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, इंटेलिजेंस को यूज करके हम नॉलेज यानी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि हम लॉजिक भी लगाते हैं यानी कि तर्क भी लगाते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसलिए इन्होंने इंटेलिजेंस यानी बुद्धि और लॉजिक और रीजनिंग, बुद्धि तर्क को इन्होंने और रीजनिंग को इन्होंने बताया एपिस्टेमोलॉजी का बेस, ज्ञान मीमांसा के 3 बेस इन्होंने बताए, इंटेलिजेंस, लॉजिक और रीजनिंग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। और रीजनिंग भी कैसी, डिडक्टिव होनी चाहिए, इंडक्टिव नहीं होनी चाहिए, निगनात्मक होनी चाहिए। ये मैं पेपर 1 में इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग क्लियर कर दूंगी आपको, यहाँ बस इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक, अब कुछ चीजें और इन्होंने बताई एपिस्टेमोलॉजी में, उसे भी जान लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो सेंसेस से नॉलेज प्राप्त होती है, सेंसेस यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो हमें नॉलेज प्राप्त होती है वो अनट्रू है। अनट्रू का मतलब है असत्य है, सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि हमने आज जो देखा जरूरी नहीं है कल सेम चीज हम वही देखें या सुने। जो हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से नॉलेज प्राप्त हुई उन्हें इन्होंने सीधे सीधे कह दिया वो असत्य होती है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जो ओपिनियन, सलाह कहते हैं ना, ओपिनियन से जो नॉलेज प्राप्त होती है इन्होंने कहा पार्टली ट्रू हो सकती है, मतलब कि ना पूरी तरह गलत हो सकती है ना पूरी तरह सही हो सकती है, कभी सही हो सकती है कभी गलत हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, हमारा सिर्फ एक एस्टिमेशन है। अगर हम ओपिनियन किसी को दे रहे हैं, किसी चीज के बारे में अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, तो सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं, वो रियलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए इसे कहा कि कभी कभी ट्रू हो सकती है, कभी कभी फॉल्स भी हो सकती है। और सेंसेस से जो नॉलेज प्राप्त है उसे इन्होंने तुरंत ही कह दिया कि अनट्रू होती है। थिंकिंग बेस्ड, इन्होंने थिंकिंग बेस्ड यानी कि जो हमारी सोच, हमारे विचार से ज्ञान प्राप्त होता है हमें, इसे इन्होंने पूरी तरह सत्य, ट्रू बताया। इन्होंने कहा क्योंकि जो हमारी थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, वो विचार में परिवर्तित हो जाती है यानी कि आइडियाज में, और इनके अकॉर्डिंग आइडियाज तो गलत होती नहीं है, इसलिए इन्होंने थिंकिंग बेस्ड यानी सोच संबंधी, जो सोच पर आधारित ज्ञान है, उसे सच बताया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। एक्सियोलॉजी मत करो, एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा हमें पढ़नी है किसकी, आइडियलिज्म की। तो आइडियलिज्म एक ऐसा दर्शन है जो वैल्यूज पे बहुत फोकस करता है। इनका वैल्यूज के बिना कोई काम ही नहीं चलता। ये वैल्यूज को आदर्श, आप यही समझ सकते हैं ना, आइडिया प्लस इज्म, यानी कि आइडिया विचार, और एक तरफ से अगर हिंदी में आप देखें तो आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद, और यहाँ आइडिया से आइडियल भी बनता है, यहाँ एल लगा दिया इन्होंने तो आइडियल हो गया। आइडियल का मतलब हो गया आदर्श। तो आदर्श चीजें कहाँ से मिलती है हमें, हमारी वैल्यूज से मिलती हैं। ठीक, तो इसलिए ये वैल्यूज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो अल्टीमेट है और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक है, हर जगह हर स्थान पे वैल्यूज का इम्पोर्टेंस इक्वल होता है, सार्वभौमिक होता है, बराबर होता है। इसलिए ये जो वैल्यूज हैं वो आपकी यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक होती हैं। ठीक है,
और इन्होंने बताया है 3 तरह की वैल्यूज को, 3 वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दिया इन्होंने। वो है ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। हिंदी में से कहते हैं सत्यम शिवम और सुंदरम। ठीक, सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने 3 प्रकार की वैल्यूज की भी बात करी। अब हम मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और आपकी एक्सियोलॉजी यानी कि तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आदर्शवाद की पढ़ चुके हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं इसमें। कुछ इसके एलिमेंट्स आप कहिए या करेक्टरिस्टिक्स कहिए, जो भी कहिए, तो ये है आपके कि आदर्शवाद गॉड और सोल को यानी आत्मा को और ईश्वर को अल्टीमेट ट्रुथ यानी कि अंतिम सत्य मानता है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जितनी भी मटेरियल चीजें हैं यानी कि जो भी भौतिक पदार्थ इस दुनिया में है, मटेरियल थिंग्स, जितनी भी भौतिक तत्व इस दुनिया में है, उसको जानने के लिए हमें मानसिक तत्व यानी कि आइडियाज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि इसे हम अपनी किससे, बुद्धि से जान सकते हैं, इंटेलिजेंस से। ठीक, जितनी भी भौतिक तत्व हैं उसको हम अपनी आइडियाज से क्या कर सकते हैं, इन्हें जानने के लिए हमें आइडियाज की जरूरत है और इस आइडियाज के लिए हमें इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। ठीक, और ये एक चीज और कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है ना, ये पूरा वर्ल्ड है ना, इसे चला कौन रहा है, इसे कोई कॉन्शियसनेस चला रही है। कॉन्शियसनेस यानी कि कोई चेतना इसे, इस पूरे संसार को चला रही है। इन्होंने ये भी बताया कि सभी के पास सोल है नहीं, है ना, आत्मा सभी के पास है, सभी पर्सन के पास, इसीलिए सारे पर्सन इक्वल हैं, बराबर हैं। ठीक है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि वेदांता में भी कहा गया है ना कि सभी इक्वल है, क्योंकि हर पर्सन के अंदर सोल है और वही सोल क्या है, परम ब्रह्म है। इसलिए हर पर्सन, इस पृथ्वी का हर पर्सन बराबर है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज में आप ध्यान रखिएगा, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि इससे जो क्वेश्चन आते हैं आइडियलिज्म से, अभी तक जैसे भी क्वेश्चन आए हैं, अगर आप कुछ कीवर्ड्स हैं उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये गलत होने वाला नहीं है। आप चाहे पूरी चीज ये जितना भी पढ़ाया जा रहा है आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, बट अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, वो आप जान जाइए। आपके वेस्टर्न फिलॉसफी में, हर फिलॉसफी में कुछ कीवर्ड्स हैं, उसे आप जान जाइए तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, बिल्कुल। पहला है स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता। अगर आपके क्वेश्चन में ये शब्द दिया हुआ है तो भी आप समझ जाइएगा कि आंसर इसका क्या होगा, आदर्शवाद ही होगा। ठीक है, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, और आइडिया यानी कि विचार। अगर ये 4 वर्ड्स आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि इसका आंसर आइडियलिज्म ही होगा। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। ये नहीं कि मैंने कह दिया कि हाँ यही होगा तो आप आंखें बंद करके ब्लाइंडली आंसर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, बट अभी तक जितना भी आया है मैंने देखा है इन 10 सालों में, पूरे 10 ईयर्स में, आप इसके कीवर्ड से इसका आंसर दे सकते हो।
आइडियलिज्म की जो फिलॉसफीज हैं, तो एक पर्सन तो सभी पर्सन अलग अलग बातें बताते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो आपके प्लेटो महाशय ने कहा, आपके आइडियलिज्म को, आदर्शवाद को क्या कहा? आदर्शवाद के नाम है ये सब, ठीक है। ये मैच करने को आ सकता है कि किसने कौन सा दिया है। तो प्लेटो जी ने क्या कहा इसे? आदर्शवाद को इनके प्लेटोनिज्म, ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक। प्लेटोनिज्म, प्लेटो के आदर्शवाद को प्लेटोनिज्म कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जिसे आप हिंदी में कहोगे कि वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, ठीक है। ये तो आपके प्लेटो महाशय हो गए। फिर आपके आते हैं बार्कले, ठीक है। अब इनके अनुसार आदर्शवाद को क्या कहा गया? सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। इसके नाम और प्रोपाउंडर याद रखिएगा क्योंकि ये मैच करने को आ सकता है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म यानी कि व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद, आइडियलिज्म, सॉरी। थर्ड है आपका लिबनिज, लिबनिज, हाँ। लिबनिज के अनुसार इसे कहते हैं प्लूरिस्टिक आइडियलिज्म, प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म यानी कि बहुल आदर्शवाद। फोर्थ नंबर है आपके कांट, ठीक है। इनके आइडियलिज्म को कहते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म, ठीक, जिसे कहेंगे बुद्धिवाद, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हैं आपके हीगल। अब हीगल के अनुसार इसे कहेंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। अब एब्सोल्यूट को आप कह सकते हैं संपूर्ण या समग्र, समग्र भी कह सकते हैं, समग्र आदर्शवाद। तो ये नाम मैच करने को आ सकता है। और दूसरी बात, आपसे इन लोगों के नाम पूछे जा सकते हैं कि ये क्या आदर्शवाद से इनमें से कौन रिलेटेड है, ठीक है। इसे देख लीजिएगा आप। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। आदर्शवाद के देखिए, एजुकेशन जो होती है आपकी शिक्षा जो है, जितने भी फिलोसफिकल थॉट आते हैं ना, दार्शनिक विचार जो आते हैं, उनसे हमेशा से प्रभावित होती है। कहने की जरूरत नहीं है, जितने भी विचार आएंगे दार्शनिक, उनसे आपकी शिक्षा प्रभावित होगी। तो आपके आदर्शवाद का भी इफेक्ट पड़ेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि आदर्शवाद का ना पड़ा हो। सो आइडियलिज्म का इफेक्ट भी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा पड़ा। और आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन एक चेतना या बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि ये इंटेलेक्चुअल या कॉन्शियस, इंटेलेक्चुअल या कॉन्शियस एक्टिविटी है, ठीक है। इनका मानना है, आदर्शवाद क्या कहता है कि जो शिक्षा है ना, एजुकेशन है, वो एक इंटेलेक्चुअल या कॉन्शियस। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस दर्शन के अनुसार शिक्षा एक इंटेलेक्चुअल और कॉन्शियस एक्टिविटी है, यानी कि आपकी चेतना या बौद्धिक प्रक्रिया है, किस दर्शन के अनुसार, ठीक है। इसे जान लीजिए कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा एक चेतना या बौद्धिक प्रक्रिया है, इंटेलेक्चुअल या कॉन्शियस एक्टिविटी है, जो चाइल्ड में, बच्चे में क्या करती है,
डेवलप करती है, अच्छे गुण, अच्छी क्वालिटीज यानी कि सद्गुण का विकास करती है और उस बच्चे को एक नेचुरल प्राणी, बच्चा जन्म लेगा तो नेचुरल ही रहेगा ना, नेचुरल प्राणी, क्योंकि इसके अंदर क्या विवेक वगैरह होते नहीं है, ठीक। तो एक नेचुरल पर्सन से ये बनाती है इसे स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सन। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो नेचुरल पर्सन यानी प्राकृतिक प्राणी होता है और शिक्षा के द्वारा क्या होता है, वो एक आध्यात्मिक प्राणी यानी कि स्पिरिचुअल पर्सन बन जाता है, ठीक है। और इस जो एक्टिविटी है ना, क्रिया है ना, इंटेलेक्चुअल और कॉन्शियस, ये इसका एम होता है ना कि आत्म अनुभूति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ को रियलाइज करवाए, आत्म अनुभूति करवाए। शिक्षा बच्चे को आत्म अनुभूति कराती है, उसका अपॉर्चुनिटी अवसर देती है कि बच्चा सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म अनुभूति कर सके और बच्चे का करेक्टर भी अच्छा हो, करेक्टर भी इनका फोकस रहता है कि करेक्टर भी डेवलप हो सके, अच्छा बन सके, ठीक है। तो इस प्रकार इन दैट वे आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन एक क्या है, चेतनापूर्ण यानी कि कॉन्शियस और बौद्धिक प्रक्रिया यानी कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, जिसमें क्या होता है, गुरु के द्वारा शिष्य को सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म अनुभूति कराई जाती है। और इनके अनुसार जो शिक्षा है वो बायपोलर, मैं यहाँ पे कर देती हूँ सीरीज करके। शिक्षा क्या है, शिक्षा आपकी बायपोलर प्रोसेस है। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा आपकी क्या है, एजुकेशन क्या है, बायपोलर यानी कि ध्रुवीय प्रक्रिया है, ठीक है। अब द्विध्रुवीय यानी कि बायपोलर कैसी हुई, बायपोलर क्योंकि टीचर क्या कर रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट को सेल्फ रियलाइजेशन करवा रहा है और ये जो बायपोलर प्रोसेस है आपका वो दिया था आपके एडम ने, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एजुकेशन समझ में आ गया आपको क्या है आदर्शवाद के अनुसार। अब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का एम क्या है, एम यानी कि उद्देश्य क्या है शिक्षा का आदर्शवाद के अनुसार, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेल्फ को रियलाइज करवाना, सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म की अनुभूति कराना। आत्म की अनुभूति कराने का मतलब है सोल, आपका जो आत्मा है और जो गॉड है इनके फॉर्म के बारे में बच्चों को बताना, समझाना, बच्चे सेल्फ को रियलाइज कर सकें, ठीक है। और सेल्फ रियलाइजेशन का और भी मतलब होता है, इसका मतलब होता है अटेनमेंट ऑफ आइडियल पर्सनालिटी, आइडियल पर्सनालिटी को प्राप्त करना यानी कि आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति, पर्सनालिटी, ठीक है। और इसका एक और अर्थ है अटेनमेंट ऑफ गॉड, अटेनमेंट ऑफ यानी कि ईश्वर की प्राप्ति, या फिर आप कह सकते हो स्पिरिचुअल कंप्लीटनेस, स्पिरिचुअल कंप्लीटनेस यानी कि आध्यात्मिक पूर्णता, या फिर आप इसे कह सकते हो अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम ब्लिस, सुप्रीम ब्लिस यानी कि यार कसम से परम आनंद की प्राप्ति। तो सेल्फ रियलाइजेशन को यानी कि
स्व अनुभूति को और हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं अटेनमेंट ऑफ आइडियल पर्सनालिटी, यानी कि आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति, या फिर अटेनमेंट ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर की प्राप्ति, या फिर आप कह सकते हो स्पिरिचुअल कंप्लीटनेस यानी कि आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति, या फिर आप इसे कह सकते हो सुप्रीम ब्लिस यानी कि परम आनंद की प्राप्ति। ठीक है, तो आप इसे समझ गए। अब इस सेल्फ को रियलाइज करने के लिए, इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए 4 स्टेजेस क्रॉस करने पड़ते हैं। ठीक है, अब वो 4 स्टेजेस को हम देखते हैं। पहला स्टेज है आपका नेचुरल सेल्फ, नेचुरल सेल्फ। ठीक है, दूसरा है आपका सोशल सेल्फ, सोशल सेल्फ। तीसरा है आपका इंटेलेक्चुअल सेल्फ। ये सब किस लिए है, ये स्टेज है ताकि हम परम आनंद को, सुप्रीम ब्लिस को प्राप्त कर सके। इंटेलेक्चुअल सेल्फ। ठीक है, 4th नंबर है आपका स्पिरिचुअल सेल्फ, स्पिरिचुअल सेल्फ। ठीक, अब ये होता क्या है, नेचुरल सेल्फ यानी कि प्राकृतिक स्व है जो आपका। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें अपने फिजिक्स को अपने डेवलप करना है। फिजिकल डेवलपमेंट प्लस मानसिक यानी शारीरिक प्लस मनस को, अपने मनस को डेवलप करना है। कैसे, अच्छे खाने खा के, न्यूट्रिशियस फूड खा के। क्या होता है, अच्छे खाने खाने हैं और अच्छी थिंकिंग भी रखनी है, सोच को भी अच्छा रखना है। अच्छे भोजन और अच्छी सोच द्वारा हमें अपनी शारीरिक तथा मनस यानी कि मानसिक मनस को क्या करना है, डेवलप करना है, अच्छा करना है, और ये आता है आपकी नेचुरल सेल्फ में। अब सोशल सेल्फ क्या होता है, सोशल सेल्फ में क्या करना है, समाज में जो स्वीकृत नियम है, जो समाज रूल्स बनाता है ना, सोसाइटी के रूल्स हैं, उनका पालन करना, यानी कि समाज के नियमों का पालन करना, जो हमारे कल्चर है, संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग रहना। ठीक है, और सिटीजनशिप का डेवलपमेंट करना, अपने करेक्टर को, अपने चरित्र को डेवलप करना, ताकि हम समाज में एक उत्तम जीवन को जी सकें। ठीक है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, जो हमारी कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो हमारी भाषा है यानी कि लैंग्वेज है, जो हमारे साहित्य यानी कि लिटरेचर है, कला संगीत यानी कि आर्ट और म्यूजिक है, उन सब का डेवलपमेंट करना, उन सब चीजों के बारे में सोचना, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो अपने नेचुरल सेल्फ को प्राप्त करने के बाद हम अपने सोशल सेल्फ यानी समाज स्व को प्राप्त करेंगे। ठीक है, और जब हम इसे भी प्राप्त कर लेंगे तो आते हैं हम इंटेलेक्चुअल सेल्फ पे। अब हमारा बौद्धिक स्व क्या है, इसमें क्या है, जो हमारे बुद्धि विवेक है, वो समस्त आदर्शों का, समस्त जो हमारे आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, उनका बेस होता है बुद्धि और विवेक। बिना बुद्धि के, ठीक है, अगर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि ना हो तो हमें नॉलेज नहीं प्राप्त होगा, ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और बिना ज्ञान के अगर नॉलेज नहीं हो तो हमें विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, और बिना विवेक के, ठीक है, विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। बिना इंटेलिजेंस के आपको नॉलेज की प्राप्ति नहीं होगी यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और बिना ज्ञान के हम विवेकशील नहीं बन सकते, विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना विवेक के क्या होगा, सत्यम शिवम सुंदरम यानी कि ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब हमें नेचुरल सेल्फ भी प्राप्त हो गया, सोशल सेल्फ भी प्राप्त हो गया और इंटेलेक्चुअल सेल्फ भी प्राप्त हो गया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, परम आनंद, स्पिरिचुअल सेल्फ। ठीक है, और यही वास्तविक ज्ञान है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको।
अब इनके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं करिकुलम। आदर्शवाद के अनुसार करिकुलम भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं कभी कभी कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके आदर्शवाद के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए या होती हैं। मान लीजिए कोई भी एजुकेशन हम देना चाहते हैं, एजुकेशन का जो एम होगा, तो क्या जब करिकुलम उसी के अकॉर्डिंग होगा तब ना एजुकेशन का एम प्राप्त होगा। जैसे हम किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी पर्सन को हमें डॉक्टर बनाना है, ठीक है। अब हम इसे आर्ट्स पढ़ाएं, हम इसे साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो क्या एजुकेशन का एम जो है हमारा डॉक्टर बनाना वो अचीव हो सकता है, प्राप्त हो सकता है? नहीं ना, प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हम वो चीज उसे पढ़ा ही नहीं रहे हैं जिसे पढ़ के वो क्या होगा, डॉक्टर बनेगा। इतिहास और भूगोल पढ़ा के हम किसी पर्सन को डॉक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा एजुकेशन का जो भी एम हो, शिक्षा का जो उद्देश्य हो, एजुकेशन का जो एम हो, उसे प्राप्त करने के लिए करिकुलम उसी तरह होना चाहिए। करिकुलम में वही सब चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जिससे शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त हो। अब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य तो है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि स्व की प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन, परमानंद की प्राप्ति, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, आइडियलिस्टिक जो हैं वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आध्यात्मिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु जो हमारा प्राकृतिक इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें हम खाते पीते जीते हैं, उसको अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे, उसका जैसे कि मैंने अभी बताया था ना, सेल्फ को रियलाइज करने के लिए सबसे पहले क्या था आपका, नेचुरल सेल्फ को ना। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है आपका, इसको भी तो हमें जीना है, तो इसका भी करिकुलम जरूरी है, इसे हम इग्नोर कर नहीं सकते। तो आदर्शवाद के अनुसार हम करिकुलम में नेचुरल यानी प्राकृतिक जीवन की चीजों को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें प्राकृतिक जीवन भी जीना है, नेचुरल लाइफ भी जीना है, प्लस स्पिरिचुअल, यानी कि जब हम अपनी प्राकृतिक लाइफ को जी लेंगे तो एक टाइम के बाद हमें आध्यात्मिक होना भी जरूरी है, ठीक है। तो दोनों तरह के करिकुलम इंक्लूड करना जरूरी है। अब इसे इरेज कर देती हूँ। अब इंटेलिजेंस के लिए, इंटेलेक्चुअल चीजों के लिए इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक चीजों के लिए बौद्धिक क्रिया डेवलप हो, इसके लिए हम लैंग्वेज यानी कि भाषा भी पढ़ेंगे, ठीक है। लिटरेचर भी पढ़ेंगे यानी कि साहित्य भी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, इतिहास भी पढ़ेंगे, भूगोल भी पढ़ेंगे, गणित भी पढ़ेंगे, ठीक है, और साइंस भी पढ़ लेंगे, साथ में क्या पढ़ लेंगे हम, फिलॉसफी यानी कि दर्शन भी पढ़ लेंगे। हमें यहाँ क्या करना है, बौद्धिक क्रिया सीखनी है, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को डेवलप करना है, जो हमारी नेचुरल लाइफ है उसे जीने के लिए। तो हम इसके लिए ये भी पढ़ेंगे आपका आदर्शवाद के करिकुलम में, साथ में हम नैतिक मॉरल चीजें भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज डेवलप करने हैं, अपने अंदर मूल्यों को डेवलप करना है, विकसित करना है, और इसके लिए हम धर्म को पढ़ेंगे, रिलीजन, धर्म सिखाता है ना वैल्यूज का पालन करना, मूल्यों का पालन करना, तो हम धर्म को पढ़ेंगे। नीति शास्त्र को भी पढ़ेंगे, यानी कि एथिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल चीजें पढ़ेंगे, मॉरल चीजें पढ़ेंगे, साथ में हम कलात्मक चीजें, आर्ट वगैरह भी पढ़ेंगे। म्यूजिक भी पढ़ेंगे, ठीक है, आर्ट म्यूजिक भी पढ़ेंगे, ओके। तो ये हो गया आपका। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, टीचिंग मेथड।
टीचिंग मेथड, आदर्शवादी के अनुसार आपकी शिक्षा की विधि, शिक्षा का मेथड क्या होना चाहिए। तो इनके अनुसार, आदर्शवादी के अनुसार, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए जिससे जो बच्चा है वो अपनी बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस को और अपनी योग्यता एबिलिटी को और साथ में अपनी रुचि यानी इंटरेस्ट, इन सब के अकॉर्डिंग, इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करे, नॉलेज। यानी कि टीचिंग मेथड ऐसा हो जिसमें बच्चे की बुद्धि, योग्यता और रुचि का ध्यान रखते हुए उसको ज्ञान की प्राप्ति कराई जाए। ठीक है। अब कुछ मेथड हैं जो आपके यहाँ से लिए गए हैं, तो आप एक कह सकते हो ये प्लेवे मेथड, खेल कूद का मेथड है आपका, खेल कूद विधि जो है आपकी वो भी यहाँ पे ली गई है। ये दिया था आपके फ्रोबेल ने। ठीक है, फ्रोबेल ने। दूसरा मेथड इन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, यानी स्व अध्ययन। जो हमारे पूर्वज वगैरह थे, एंसेस्टर वगैरह थे, उन्होंने जो कुछ भी लिटरेचर और लिखा है हम उसे भी स्टडी कर सकते हैं अपने आदर्शों को डेवलप करने के लिए। ठीक है। और इन्होंने बताया क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। और ये किसने दिया है, ये भी याद रखना, सुकरात ने दिया है ये। ठीक। अब है आपका डायलेक्टिक मेथड, जिसे कहते हैं डायलेक्टिक, यानी कि संवाद विधि जिसे कहते हैं। ठीक है, संवाद। और ये संवाद विधि आपकी दी थी प्लेटो ने। ओके, आप नाम याद रखना। कुछ और भी हैं, आप इनका नाम याद रखना। एक है आपका लॉजिक यानी कि तर्क विधि। तर्क विधि आपकी दी थी हीगल ने। ठीक है। और एक थी आपकी सरल से जटिल, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये दी थी आपकी डिकार्ड ने। ठीक, तो आप इतनी चीजों को याद रखना। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम लेक्चर मेथड भी यूज कर सकते हैं, साथ में वाद विवाद विधि भी यूज कर सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर नाटक वगैरह जिसे रोल प्ले वगैरह भी करवा के बच्चे को सिखा सकते हैं उनका करिकुलम। तो इतना आपका हो गया। आगे मूव करते हैं। टीचर, आदर्शवादी के अनुसार शिक्षक। तो जैसे आपने वेदांता में पढ़ा था ना कि टीचर का सेंट्रल प्लेस होता है, केंद्रीय भूमिका में कौन रहता है, टीचर। तो यहाँ भी आपके आइडियलिज्म में भी टीचर को सेंट्रल प्लेस यानी कि मुख्य भूमिका में रखा गया है। इनके अकॉर्डिंग टीचर कोई जो टीचिंग है कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, और इसमें एक पर्सन का दूसरे पर्सन पर इफेक्ट यानी कि प्रभाव पड़ता है। और बालक का विकास, जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट जिस भी पर्सन को करना है उसकी जो पर्सनालिटी होनी चाहिए बहुत ही प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिव होनी चाहिए। ये कहते हैं कि टीचिंग कोई ऐसा वैसा प्रोसेस थोड़ी ना है, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो बच्चा है आपका चाइल्ड है उसको जो पढ़ा रहा है टीचर, जो पर्सन पढ़ा रहा है उसकी खुद की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए कि ये जो बच्चा है वो खुद ही इनसे प्रभावित हो जाए। ठीक है, इफेक्ट इनका बहुत अच्छा पड़े। ये आपके वेदांता में भी सेम ऐसे ही कहा गया है। ठीक, यहाँ पे जो टीचर है वो एक मार्गदर्शक है ना।
अच्छा मार्ग दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, ठीक है। और हर टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बताई गई है कि भूमिका यहाँ टीचर की क्या है कि वो अपने स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट करे और उससे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक प्राणी से एक सामाजिक और आध्यात्मिक प्राणी यानी कि स्पिरिचुअल पर्सन बना सके, इस नेचुरल पर्सन से स्पिरिचुअल पर्सन बना सके, ठीक है। और जितनी भी आइडियलिस्टिक आप कह सकते हैं कि हैं, आइडियलिस्टिक जितने भी हैं वो टीचर सेंटर्ड मेथड पे फोकस करते हैं और इसे ही सही मानते हैं, ठीक है। अब डिसिप्लिन, अनुशासन क्या हो सकता है आपका आदर्शवाद के अनुसार, तो ये सेम है, अनुशासन भी आपका वेदांता के अनुसार। इन्होंने कहा है कि बच्चे को ना लेस फ्रीडम देनी चाहिए। लेस फ्रीडम का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता बच्चे को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और बच्चे को क्या इनर डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, यानी कि बच्चा खुद से आत्म अनुशासित रहे, उसे मार पीट के नहीं हमें अनुशासित करना है, उसे हमें ऐसी चीजें सिखानी है, ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि वो टीचर से प्रभावित होकर खुद भी स्वयं भी डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित रहे, ठीक है। और इसके लिए एक टीचर को अपना खुद का एग्जाम्पल, खुद का ऐसा सेट करना होगा, ऐसी पर्सनालिटी बनानी होगी कि उसकी टीचर की पर्सनालिटी देख के स्टूडेंट बहुत ही डिसिप्लिन हो जाए। इनर डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन उसमें डेवलप हो, बच्चा जो हो दमनात्मक अनुशासन जो है इसे ये मतलब फोर्सफुली नहीं करना है, दमनात्मक यानी मार पीट के फोर्सफुली बच्चे को हमें यहाँ पे अनुशासित नहीं करना है, ठीक। हो गया ये आपका आइडियलिज्म कंप्लीट होता है। और ये जो स्टूडेंट है वो भी आप जान लो कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। स्टूडेंट जो आपका होना चाहिए ये पूरी ये कहते हैं कोरी स्लेट है, यानी टाबुला रोसा है, पहले भी आपको बता चुकी हूँ टाबुला रोसा है। ये जो स्टूडेंट है ये पूरी खाली स्लेट है, कोरी स्लेट है। और जैसा जैसा बच्चे का सेल्फ डेवलप होता जाता है, नेचुरल सेल्फ से स्टार्ट होता है ना, जैसा जैसा ये नेचुरल सेल्फ से सोशल सेल्फ, इंटेलेक्चुअल सोशल सेल्फ, इंटेलेक्चुअल सेल्फ, फिर स्पिरिचुअल, जैसे जैसे ये सेल्फ डेवलप होता है वैसे वैसे बच्चा बनता जाता है उसी अकॉर्डिंग। और ये भी बताया गया कि सारे इक्वल हैं, सभी कोरी स्लेट रहेंगे और अपने सेल्फ के अकॉर्डिंग जैसा जैसा जिस सेल्फ जिसका डेवलप होगा बच्चा वैसा वैसा बनता जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा आदर्शवाद यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी का पहला दर्शन हम पढ़ रहे थे, आदर्शवाद जिसे आइडियलिज्म कहते हैं, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और कल हम अपना नेचुरलिज्म पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। जितना आज आपको इसमें बताया गया उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे एक्स्ट्रा आपके आइडियलिज्म में कुछ भी नहीं आता और कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें।